और बात को सपाट ढंग से कहने में भी साहित्यिकता हो सकती है। सवाल यह है, और सबसे जो बड़ी बात है, देखो साहित्यकार, रचनाकार, कहानीकार, कवि जो कुछ फील करता है, जो कुछ महसूस करता है, जो आइडिया, जो विचार उसके दिमाग में विचारों की जो चिंगारी कौंधती है, वही चिंगारी हूबहू पाठकों के दिमाग में कैसे कौंधेगी? सपाट ढंग से कौंधाने में सफल है या अलंकारिक माध्यम से? इसका कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है, न हो सकता है। आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं, ठोस चीज नहीं है कि हम यहां से उठाकर वहां रखते हैं जस का तस यथावत। हम जो कुछ फील कर रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो कुछ हमारी अनुभूति है, हमारी जो संवेदना है, हमारा जो भाव है, वह पाठकों का भाव कैसे बन जाए, हमारी संवेदना पाठकों की संवेदना कैसे बन जाए, इसके लिए बिंब, प्रतीक, अलंकार, बहुत सारी चीजों की सहायता ली जाती है। और मैं जो अभी कह रहा था कि सपाट ढंग में भी साहित्यिकता हो सकती है, इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और उदाहरण यहां वहां से नहीं, सीधे कालिदास से उदाहरण दे रहा हूं। राजा विक्रमादित्य दुष्यंत का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। दुष्यंत कालिदास का नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इतना सर्वश्रेष्ठ नाटक, एक तो संस्कृत में यह कहा गया कि साहित्य की जितनी विधाएं हैं उन सारी विधाओं में नाटक श्रेष्ठ है, और उन सारे नाटकों में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक श्रेष्ठ है। काव्येषु रम्यम नाटकम तत्र रम्या शकुंतला। तो दुष्यंत जाते हैं जंगल हिरण का शिकार करने, और हिरण देख लेता है, हिरण जान रहा है कि ये मेरी जान मार देगा। आप ये कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि कोई जानवर जिसको जान का खतरा है, वह कितनी तेजी से भागेगा अपनी जान बचाने के लिए। जितनी तेजी से जान बचाने के लिए भाग सकता है उतनी तेजी से भागेगा। और कालिदास ने बिना किसी अलंकार के, जबकि कालिदास को उपमा का सम्राट कहा जाता है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिन बदलालित्यम मागे संति त्रियोगुना, बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर श्लोक है संस्कृत साहित्य का। वैसे उपमा के सम्राट कालिदास ने हिरण जान बचाने के, मृत्यु के डर से भागते हुए हिरण का कैसा सजीव चित्रण किया है। देखिए, राजा दुष्यंत रथ पर है, और रथ पर तीर धनुष ताने हुए हिरण भाग रहा है। भागते हुए हिरण का चित्रण कालिदास ने जो किया है, बार बार पीछे मुड़कर मेरे रथ को एकटक देखता हुआ यह सुंदर हरिण बाण लगने के डर से अपने पिछले आधे शरीर को सिकोड़ कर अगले भाग से मिलाता हुआ कैसा दौड़ रहा है। थकावट के कारण इसके खुले हुए मुंह से आधी चबाई हुई कुशा दूध तृण आधी चबाई हुई कुशा मार्ग में गिरती जा रही है, और देखो यह इतनी लंबी छलांगे मार रहा है जैसे कि इसके पांव पृथ्वी पर पड़ते ही नहीं। यह तो ऐसा दिखता है मानो आकाश में उड़ा जा रहा है। जान बचाने के डर से भागते हुए हिरण का चित्र हमारे मानस पटल पर सीधे कौंध जाता है। इस चित्रण को देखकर इसमें किसी अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि अलंकार की कोई जरूरत नहीं है। आप सड़क पर चलते हैं, कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड कम करनी है, कहाँ स्पीड ज्यादा करनी है, इसका कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह पाठक कैसे महसूस करे, ये साहित्यकार स्वयं तय करता है। इसका कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है। बस एक और बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम है लोग, समाज, और समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप किस घटना को चुनते हैं, कौन सी घटना आपको संवेदित करती है, किस घटना आपके मर्म को छूती है। निराला देखते हैं हम लोग, रोज भिखारी को देखते हैं, निराला भिखारी को देखते हैं,
और भिक्षुक कविता आपने पढ़ी होगी, तो विषय वस्तु का चयन, रोज हम देखते हैं कि सेब नीचे गिर रहा है। न्यूटन ने इस पर चिंतन किया, क्यों गिरता है? बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आप उनमें से किसको चुन रहे हैं, उसके पीछे आपकी विचारधारा, आपकी पक्षधरता, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, ये सब काम करता है। अंबानी अडानी इसी देश के, किसान मजदूर भी इसी देश का। अडानी दूसरे या तीसरे नंबर का हो गया था। कुछ लोगों को गौरव भी होगा कि हमारे देश का एक कारपोरेट दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया, लेकिन नागार्जुन की दृष्टि में वो नहीं है। एक है ना कविता, महल की ऊंचाइयों से मुल्क को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। नागार्जुन कहते हैं, सच सच बतलाऊं, कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोढ़ी कुढ़ाओ तन पर मन में आभूषण। यहाँ अलंकार का प्रयोग है। जैसे कोढ़ से गले हुए शरीर पर मानो किसी ने मणियों का रत्न पहन रखा हो, पूरा शरीर कोढ़ से गला हुआ है और उस पर मणियों का रत्न किसी ने पहन रखा हो, वह दृश्य देखने में जितना भद्दा लगेगा उतना ही भद्दा है दरिद्र देश में धनिकों का होना। यह पक्षधरता का सवाल है और नागार्जुन ने साफ लिखा है। पक्षधरता उन्होंने छिपाई नहीं है। इसको कोट करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि मंच आपका है। प्रतिबद्ध हूं, जी हाँ प्रतिबद्ध हूं। बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंधबधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी ब्याह मोड़ से बारंबार उबारने की खातिर ध्यान दीजिए, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अपने खिलाफ संघर्ष करना, अपनी कमियों से लड़ना, यह मामूली संघर्ष नहीं है। नागार्जुन को जनकवि कहा जाता है और नागार्जुन स्वयं को भी जनकवि कहते हैं। तो जनता का कवि वही होगा जो जनता से जुड़ा रहेगा और जो जनता का आदमी होगा वो अपने खिलाफ भी संघर्ष करेगा। आत्मसंघर्ष, आत्मालोचना, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूं। जी हाँ, शतधा प्रतिबद्ध हूं। तो ये कुछ मोटी बातें मैंने की, ज्यादा बारीक बात करना ठीक नहीं है क्योंकि आज मंच का है और मैं जितनी बात करूंगा उतना आपका समय जाएगा। तो अध्यक्ष है, अब मैं अध्यक्ष के हाथ मंच सौंप रहा हूं और हमारे 2-3 विद्यार्थी संचालन करेंगे। जो बात मैं रखूंगा इस मूल्य के साथ कि सौंदर्य दृष्टि वो क्या है जो सुंदर है। क्योंकि अंततः आप कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उसमें सौंदर्य का ही तो आप गढ़ंत कर रहे हैं, सौंदर्य ही तो कर रहे हैं, सुंदरता को ही तो आप कर रहे हैं। तो आखिर सवाल आता है कि ये सुंदर क्या है। और एक पूरा डिबेट है, उस डिबेट में कभी आप लोग से चर्चा होगी कि गेहूं सुंदर है या गुलाब सुंदर है। तो ये एक जिसको हम कहें पर्सपेक्टिव। अब देखिए, आगे करे प्रेमिका को कि तुमको क्या, मैं किस नाम से पुकारूं, और फिर कहते कि कलगी बाजरे की। अब बताओ, अपनी प्रेमिका को ये कलगी बाजरे की जो है दिखाते रहे हैं, जहां गुलाब छोड़ के कलगी बाजरे की। तो ये क्या है? ये 2 संदर्भ है जहां से हम सौंदर्य दृष्टि को भी समझ लें मूल्य के साथ। कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अपना अपना मूल्य,
हम लोग आपस में भी कई बार बोलते हैं अपनी अपनी सोच है सर। सही बात। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोच भी ठीक है, मेरी भी सोच ठीक है। भाई बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का कोई ना कोई कारण होगा, महंगाई है तो उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होगा। अगर पुरुष प्रधान समाज आज भी पितृसत्ता को लागू करने में लगा हुआ है तो क्या हम कहें कि अरे ये तो औरतों का अपना नजरिया है, हमारा तो अपना नजरिया है? क्या इस तरीके से हम सौंदर्य के संदर्भ में भी ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी दृष्टि है? और इस पर आप पाएंगे कि आधुनिक काल में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आधुनिकता के साथ कुछ सार्वभौमिक मूल्य हमारे बीच आता है। और वो क्या है सार्वभौमिक मूल्य? वो सार्वभौमिक ज्ञान से पैदा होता है। ये ध्यान से समझिएगा, सार्वभौमिक ज्ञान और सार्वभौमिक मूल्य, क्योंकि बिना ज्ञान के मूल्य नहीं आ सकता। तो अक्सर आज का जो हमारा समय चल रहा है उसमें ज्यादातर तो भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, ये सब चल रहा है, भारतीय मूल्य। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो भारतीय मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं, सार्वभौमिक मूल्य की बात कर रहा हूं। और वो क्या है? वो सार्वभौमिक ज्ञान से पैदा होता है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अभी ये जल बोला, इससे भी एक निकलता है लेकिन वो फिर कभी के लिए। पानी और जल, सृजनात्मकता किसमें है? तो पानी, आपने पानी को जान लिया। अगर आपने ये जान लिया कि इतनी मात्रा हाइड्रोजन और इतनी मात्रा ऑक्सीजन की मिली और उससे पानी बन गया, तो अब आपने पानी को जान लिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी प्रक्रिया से परिणाम, कोई भी जो परिणाम है वो प्रक्रिया में होगी। मैं आपको कहूं इसमें फूंक मारो और आपने फूंका और मैंने कबूतर निकाल दिया, तो आपके दिमाग में आएगा कैसे? अगला ही सवाल आएगा कैसे। और अगर आपको कैसे का जवाब मिल गया कि कुर्ते के नीचे मैंने रखा हुआ था कबूतर को और आपके फूंक के बाद निकाल दिया, तो आपको ज्ञान प्राप्त। ये कविता में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे बिहार क्या है आखिर, और बिहार की बात आई तो राजनीति ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो राजनीति से भी कुछ प्रेरित होगा और आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो मैं सुनाता हूँ। ये ऐसा है कि संबंध है सफलता से, संस्कार है आधार से, दुश्मनों को भी गले लगा लो भैया हम है बिहार। वाह 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 वाह। अच्छा लगता होगा तुम्हें, अच्छा लगता होगा तुम्हें मोमोज, पिज्जा और बर्गर। अरे हमरा तो फेवरेट है सतुआ, लिट्टी चोखा और अचार। क्या बात। भैया हम है बिहार। कि कांपती थी दुश्मनों की रूह, देखकर अशोक महान की तलवार, दिए गणराज दुनिया में फिर मिला जनता का प्यार। भैया हम है बिहार। कि याद रहेगा राजनीति में कर्पूरी, लालू, नीतीश और रामविलास की दहाड़। याद है ना माझी जी हथौड़ा से तोड़ दिए थे पहाड़। भैया हम है बिहार। वाह वाह। कि वाल्मीकि का रामायण है, मिथिला का संस्कार है, पाणिनि का व्याकरण है, ज्ञान का भंडार है। भैया हम है बिहार। धन्यवाद। आज बड़ी हर्ष की बात है और साथ ही हर्ष की आवाज है। वाह वाह। मुझे आप जैसे अनुभवी गुरुविंदों के समक्ष अपनी एक हस्तलिखित कविता प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। अंतिम प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुति देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग थक जाते हैं, पर मेरी भी मनोकामना थी कि नहीं सर, नहीं सर। अभी देखी जाती है कि एक लड़के के मन में अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ होता है कि मतलब कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, मुझे इस तरह की बहू रानी चाहिए कि जो जिस तरह की सोच चाहिए। तो ऐसी ही कुछ सोच मेरी भी थी, अपने ही ऊपर मैंने लिखा है, अपनी सोच के ऊपर कि, और मेरी कविता का शीर्षक है लड़की खानदानी। लड़की खानदानी हो। चाहता हूँ बस यही, चाहता हूँ बस यही, मेरी माँ की बहू रानी। वाह। नाक नक्श ठीक ठाक, प्यारी मधुर वाणी हो अलग ही ठाट बाट, वो लड़की खानदानी।
क्या बात। हो जरा नादान सी, मासूमियत से भरी, पर सोच से बच्ची नहीं, सही गलत की ज्ञानी हो लगी ठाट बाट, वो लड़की खानदानी हो। साथ मिले करे व्यापार, रिश्ते में रखे जो प्यार, जरा भी अभिमान नहीं, पर थोड़ी स्वाभिमानी हो अलग ही ठाट बाट, वो लड़की खानदानी हो। सरल सुलझ करे जो बात, नित करे जो पूजा पाठ, चाहता मैं कुछ नहीं, बस कृष्ण की दीवानी हो अलग ही ठाट बाट, वो लड़की खानदानी। क्या बात। मिलेगा इतना मान उसे, घर की याद उसे ना आएगी, आखिर चुटकी भर सिंदूर पर वो सब कुछ छोड़ आएगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस खुशियों का पानी हो अलग ही ठाट बाट, वो लड़की खानदानी हो। मिले अगर सती कोई, हम भी सिर्फ बन जाएंगे, संग चलते संग यूं ही जन्मों जन्म निभाएंगे। मेरे दिल की मल्लिका, मेरे मौजों की रवानी हो अलग ही ठाट बाट, वो लड़की खानदानी। कुछ इस प्रकार है कि मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे, मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे, देवी सा तुम सम्मान करो, माता को मंदिर में पूजो, घर में उसका अपमान करो। मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे, देवी सा तुम सम्मान करो, माता को मंदिर में पूजो, घर में उसका अपमान करो। नहीं चाहा उस सत्ता की जिसमें सीता अति प्यारी हो। अभी आप सभी देखते होंगे कि सीता जैसी पत्नी सबको चाहिए, तो मेरे हिसाब से सीता जैसी पत्नी जिसको चाहिए, सीता नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। नहीं चाहा उस सत्ता की जिसमें सीता अति प्यारी हो, पर्दे भीतर रहकर भी वह ताड़न की अधिकारी हो। नहीं चाहा उस सत्ता की जिसमें सीता अति प्यारी हो, पर्दे भीतर रहकर भी वह ताड़न की अधिकारी हो। मैं नहीं मांगती आदि पुरुष, मैं नहीं मांगती आदि पुरुष जो मर्यादा का दाई हो, कि मर्यादा में रहकर वो मेरी रक्षा न कर पाए, ऐसा पुरुष की मेरे को चाह नहीं है। मैं नहीं मांगती आदि पुरुष जो मर्यादा का दाई हो, निर्दोषी को पीड़ा देकर सत्ता का उत्तरदायी हो। सब कहते हैं कि राम जी ने अपना एक तरीके से राजधर्म निभाया। मेरे हिसाब से राजधर्म वही निभा सकता है जो निर्दोषी को दोषी ना ठहराए और उसके साथ न्याय करे, जो कि सीता को साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, उनको सजा दे दी, और जो सारे गुनाहगार थे वो सत्ता में बैठे अपना खा रहे हैं। तो ये चीज मुझे गलत लगी। मैं नहीं मांगती आदि पुरुष जो मर्यादा का दाई हो, निर्दोषी को पीड़ा देकर सत्ता का उत्तरदायी हो। नहीं चाह उन पांडव की, नहीं चाह उन पांडव की जो मुझको हिस्सों में बांटे। मैं एक वस्तु नहीं हूँ जो कोई मुझे हिस्सों में बांट सकता है, तो मैं वो स्त्री नहीं बनना चाहती जो कोई मर्द मुझे हिस्सों में बांट कर ले जाए कि हाँ 5 लोगों की तुम एक पत्नी हो सकती हो। मैं नहीं चाहती वैसा पति। मैं नहीं चाहूँ उन पांडव की जो मुझको हिस्सों में बांटे, बेच मुझे ठेलों में फिर कौरव के शीशों को काटे। अरे तुम मुझे बेच चुके हो, उसके बाद बात कर रहे हो मेरे सम्मान बचाने की, कैसे कैसे पति हो तुम मेरे। तो ऐसे पुरुष की मैं बिल्कुल वो नहीं करती कि मेरे को ऐसा पुरुष मिले। मेरे लिए वही पुरुष है जो मुझे मनुष्य के समान देखे। तो ये कविता थी मेरी 4 लाइन की, जो अभी बैठे बैठे मैंने लिखी थी। नाम क्या है आपका? देवांशी। कौन से विभाग से हो? मैं हिंदी विभाग से हूँ। अध्यक्ष है, यही अध्यक्ष है। जी सर, सेक्शन ए के। जी मैम, सॉरी। नाम क्या बताया? देवांशी। जी तो आशा करूंगी कविता आपको पसंद आई होगी। तो अब थोड़ा एक काम करते हैं, माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। तो कॉलेज के बारे में थोड़ा लिखा है मैंने, आशा करूंगी आपको पसंद आएगा। कि स्वागत। बॉलीवुड फिल्मों ने जिसके दिए थे ख्वाब, ख्वाब वाली वह दीदी दिख नहीं पाती है। बॉलीवुड फिल्मों ने जिसके दिए थे ख्वाब, ख्वाब वाली वह दीदी दिख नहीं पाती है। मिलते कभी जुनैन किसी मधुबाला से, तो मिलते कभी जुनैन किसी मधुबाला से, तो नैनो से बात आगे कभी बढ़ नहीं पाती है। अब आप सभी कॉलेज जाते होंगे, सोचते होंगे कि एक प्रेमिका मिलेगी, एक प्रेमी मिलेगा, लेकिन बात कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। नैन मिलेंगे, बात होगी, थोड़े समय बाद फिर पता चलेगा वो अपनी रहा, आप अपनी रहा। तो नैनो से बात आगे कभी बढ़ नहीं पाती है। आती ही कॉलेज में बनाई गई दोस्तियाँ, आती ही कॉलेज में बनाई गई दोस्तियाँ, सच है कि ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ भाई। फर्स्ट ईयर में जो मेरे दोस्त थे वो अभी मेरे दोस्त नहीं है, ठीक है। सच है कि ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है। चाटुकारे देखे विद्यालय में बहुत, लेकिन चाटुकारे देखे थे विद्यालय में बहुत, लेकिन कॉलेज में हर चीज एडवांस दिख जाती है। समझ रहे होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि चाटुकारिता से आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आप भी नहीं जानते, ठीक है। गुरु लोग मेरे प्रथम दर्जे विराजे सभी। देखिए मैं आप लोगों पे बोलने जा रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा।
गुरु लोग मेरे प्रथम दर्जे विराजे सभी, कुछ लोगों को यहाँ करप्शन खा जाती है। वाह वाह वाह। कई किलोमीटर तक करके जो कभी आऊं, कई किलोमीटर तक करके जो कभी आऊं, उसी दिन क्लास क्यों कैंसिल हो जाती है। रख दिए सारे राज आपके समक्ष आज, रख दिए सारे राज आपके समक्ष आज, कॉलेज के बाद दिल में केवल याद रह जाती है। तो गिले शिकवे मत रखिएगा मन में कोई, और ये सब व्यंग थे और व्यंग की तरह ही लीजिए। सर मैं एक कविता जो मैंने आपको भेजी थी मैं चाहूंगी एक और बार सुनाऊं, क्योंकि मेरे को आपको सुनाने की बहुत इच्छा थी। सुना सकती हूँ आप बताइए अगर आप समय हो तो। सुना सकते हो आप, इनका बता दीजिए। सुनाइए। बिल्कुल स्वागत है देवांशी। सुना सकती हूँ। बिल्कुल। मंच आपका है। अरे धन्यवाद मैम, ठीक है। चलिए ये कविता कुछ इस प्रकार है कि मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे, मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे देवी सा तुम सम्मान करो, मैं नहीं मांगती हूँ तुमसे देवी सा तुम सम्मान करो, माता को मंदिर में पूजो घर में उसका अपमान करो, माता को मंदिर में पूजो घर में उसका अपमान करो, नहीं चाह उस सत्ता की जिसमें सीता अति प्यारी हो, नहीं चाह उस सत्ता की जिसमें सीता अति प्यारी हो, पर्दे भीतर रहकर भी वह ताड़न की अधिकारी हो। मुझे नहीं बनना वो सीता, ये बताना चाह रही हूँ आपको। मैं नहीं मांगती आदि पुरुष, मैं नहीं मांगती आदि पुरुष जो मर्यादा का दाई हो, मुझे मर्यादा वाला पुरुष नहीं चाहिए, जो पुरुष मेरी रक्षा भी क्या मतलब मेरा साथ दे सके, वो पुरुष मुझे चाहिए। मैं नहीं मांगती आदि पुरुष जो मर्यादा का दाई हो, निर्दोषी को पीड़ा देकर सत्ता का उत्तरदायी हो। मतलब वह राजा कैसा राजा हो सकता है जो कि अपनी सत्ता को सही मान ले और किसी के साथ न्याय ना कर पाए। सीता इतने दिन वनवास में रही जिनकी गलती भी नहीं थी। नहीं चाह उन पांडव की जो मुझको हिस्सों में बांटे, मैं वस्तु नहीं हूँ, नहीं चाह उन पांडव की जो मुझको हिस्सों में बांटे, बीच मुझे खेलों में फिर कौरव के शीशों को काटे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग विद्यार्थी हैं, हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी थे और हम लोग जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ते थे और उसी के पास में एक कमरा लेकर दोनों साथ साथ रहते थे। ये कॉलेज रामलीला मैदान के ठीक सामने, और इस रामलीला मैदान में शादियां होती हैं, रैलियां तो होती हैं लेकिन शादियां भी होती हैं। तो 3 इडियट के उन बच्चों की तरह जिनके पास ठीक ठाक कपड़े हो और वो थोड़ा बहुत बोल लेते हो, हम दोनों अक्सर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर रामलीला मैदान की उन शादियों में चले जाते थे। क्या करने जाते थे? तो गेट क्रैशिंग मेरे लिए नई चीज नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए आपकी पार्टी चल रही थी और इसके बीच में मैं गेट क्रैश करता हुआ आ गया। इसलिए भी आ गया कि अंग्रेजी डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया, हिंदी डिपार्टमेंट ने कोई भाव ही नहीं दिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना हिंदी डिपार्टमेंट के चलते हुए कार्यक्रम में चहलकदमी करते हुए पहुंच जाते हैं, बात कर ले। ऐसा भी क्या है, नाराज तो नहीं हो रहे? Anyway, सबसे पहले तो हिंदी साहित्य परिषद को साधुवाद, उनको बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम और कार्यक्रम की पूरी श्रृंखला मुझे बताया गया कि आयोजित की है, जिसमें अलग अलग लोगों से आप लोगों को चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी इसी अवसर में से कुछ 5-7 मिनट आप लोगों के लूँगा और मेरी जो अपनी समझ है और जिसे मैं शेयर करता रहा हूँ रचनात्मकता को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग रचनात्मक लेखन के या तो विद्यार्थी हैं या रचनात्मक लेखन के इस आयोजन में इस समय शामिल हैं। तो रचनात्मकता को लेकर आप लोगों की मैं कम से कम थोड़ी बेसिक जिज्ञासा तो निश्चित तौर पर होगी। और मुझे ये बहुत गंभीर मसला लगता है क्योंकि केवल सच पर अटैक नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि केवल सच जो है वह खतरे में या जोखिम में या सच को से लड़ा जा रहा है। इसके जो स्वाभाविक अन्य आनुषंगिक पक्ष हैं उनमें रचनात्मकता भी वह चीज है जो आज के समय में लगातार संकट महसूस कर रही है। क्योंकि अगर मैं इस पेपर को पिछले 10, 12, 15 सालों में मैंने लगभग हर साल पढ़ाया है, कभी ऑड सेमेस्टर में, कभी इवन सेमेस्टर में, और अपना भी कुछ अनुभव इस क्षेत्र का है। उसके आधार पर आपको 2-3 चीजें इसको लेकर शेयर करना चाहूँगा।
पहले तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को पहले से ये पता है कि दरअसल जब हम किसी चीज को रचनात्मक कहते हैं तो हम कम से कम दो चीजों की उसमें मांग करते हैं। पहली चीज है नवीनता, न्यूनेस। यू कैन नॉट बी क्रिएटिव अनलेस यू ब्रिंग इन न्यूनेस, ठीक है ना, उसको कुछ भी भाषा दे दीजिए। और दूसरी चीज है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। हम इन द वेरी डेफिनेशन, बिल्कुल एकदम परिभाषा में ही इन दो चीजों को शामिल करते हैं। और अगर आप अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी गर्दन हिलाएं तो आप पाएंगे कि इन दोनों पर कुछ कुछ खतरा होता दिखाई देता है। और जिस दिन मानवीय समाज को रचनात्मकता पर संकट दिखता है, उस दिन समझिए कि मानव सभ्यता फिर डूम्ड है, फिर वह उसके पास बहुत जाने के रास्ते बचते नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि न्यूनेस और ओरिजिनलिटी, मौलिकता और नवीनता, दोनों पर नई पीढ़ी को थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। कुछ समस्याएं तो स्वाभाविक है। जब भी ट्रुथ और पोस्ट ट्रुथ, सत्य और उत्तर सत्य, या जो भी आप उसे कहना चाहें, उनके बीच में संघर्ष की स्थितियां होंगी तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि सच क्या है। जब यही नहीं पता होगा सच क्या है तो जो परोसा जाएगा वो सच दिखाई देगा। आखिर कोई तो वजह होगी कि हिंदी का एक मास्टर विजेंद्र चौहान लगातार आपके मोबाइल फोन पर दिखाई देता है। थोड़ा सोच के देखिए, वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि विजेंद्र चौहान आपका आदर्श हो जाए, रोल मॉडल हो जाए? ये संयोग तो नहीं है ना कि आपके सामने एक रील आती है विजेंद्र चौहान की, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। मैं विजेंद्र चौहान उदाहरण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अपने बारे में कहना सबसे आसान होता है, लेकिन जिनकी भी आती है, वे जो प्रक्रिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एल्गोरिथम है, वो कैसे आपके सामने एक के बाद एक उन लोगों को फेंक रही है, उन चेहरों को फेंक रही है जो चेहरे वे चाहते हैं कि आपके इंस्पिरेशन, आपके प्रेरणा स्रोत बने, आपके मोटिवेटर्स बने। Why should you be motivated? आप लोग क्यों, आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए इन चेहरों से, चाहे वो चेहरा मेरा भी हो, ठीक है ना? आखिर कोई तो है जो चाहता है कि आप एक तरह की चीजें, एक तरह के सपने, कुल जमा 3 सपने मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। डॉक्टर इंजीनियर तो आप लोगों के लिए निकल चुका, जेई नीट वाली सपने तो निकल चुके, कुल मिला के क्या बचा? आईएएस बन जाओ। पूरा देश इन 3 सपनों के इर्द गिर्द और इन सपनों से जुड़े हुए लोगों को आदर्श बनाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? क्या ये आपसे उस नवीनता और मौलिकता दोनों को नहीं छीन ले रहा जो रचनात्मक मनुष्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, आपका गुण है, आपकी प्रकृति है? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर रील की एल्गोरिथम जो परोस रही है और उसी परोसे को आप लगातार स्वीकार कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहे हैं, तब आप कंडेम्ड हैं कि आप कभी ओरिजिनल नहीं हो पाएंगे, मौलिक नहीं हो पाएंगे। एक रील से दूसरा रील बना लेना मौलिकता नहीं है। विजेंद्र चौहान की रील उठाई और उसका विजेंद्र चौहान का मीम बना लिया, एंट्री तो अच्छी है, बांटने का तरीका, इस मीम से ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। कहां से आएगी? प्रतिरोध से आएगी। अगर आप इस मीम परोसे जाने का प्रतिरोध नहीं करेंगे तो ओरिजिनलिटी नहीं। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। क्योंकि ये मत मानिएगा कि आपका दोष क्या है। हम ये आराम से कह सकते हैं सर मैं क्या करूं, मैं थोड़ी ना एल्गोरिथम बनाई, मेरे सामने विजेंद्र चौहान दिखाई देते मैं देखने लगता हूं। लेकिन आपको पता है कि जब आप देखने लगते हैं तब आपके फोन का कैमरा आपको देख रहा होता है कि आप कितनी देर उसे देख रहे हैं, और अगर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी ज्यादा देखते हैं तो अगली बार आपको फिर से विजेंद्र चौहान दिखाई देगा। सही बात। इट्स अ साइक्लिक मोशन, ये चक्रीय गति है। अगर आप प्रतिरोधी स्वर की बजाय
ये जो परोसा जा रहा है उसी को स्वीकार करने वाले स्वर में आते हैं, पोस्ट ट्रुथ को स्वीकार करते जाते हैं, तो क्या होता है, आप उनकी मदद करने लगते हैं। अगर आप उनका प्रतिरोध नहीं करते हैं, उन ताकतों का प्रतिरोध नहीं करते हैं जो आपसे आपकी मनुष्यता छीन ले रही हैं, तो फिर आप उसमें शामिल हो जाते हैं जो मनुष्यता छीन लेने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी बदतमीज बात है, क्योंकि जॉर्ज बुश ने कही थी कभी जब इराक पर हमला किया गया कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने ठीक वही स्थिति पैदा कर दी कि यदि आप प्रतिरोधी रचनात्मकता में नहीं हैं तो आप रेंगती रचनात्मकता में हैं, और रेंगती रचनात्मकता रचनात्मकता नहीं होती, वो रेंगना ही होती है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बहुत साधारण सी बात है। तो प्लीज अपने मोबाइल फोन को अपनी क्रिएटिविटी का दुश्मन मत बनने दीजिए। विजयन चौहान कह रहे हैं उल्टा आपको फायदा, मुझे फायदा ही होगा अगर आप देखेंगे, क्योंकि हिंदी के मास्टर के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होने चाहिए, मेरे पास हैं। इसका मतलब वो हिंदी का मास्टर होने के कारण नहीं। आप समझ पा रहे हैं, मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूं। सही। आप ये कह सकते हैं सर आप क्यों नहीं इसमें काम, आप क्यों शामिल हो रहे हो उसमें, जब आप ही नहीं हट पाए तो हम कैसे हटेंगे? स्वाभाविक बात है। मुझे ये लगता है, मैं गलत हो सकता, मुझे ये लगता है कि मैं इस प्रतिरोध के साथ खड़ा होना चाहूंगा, क्योंकि बिना प्रतिरोध के कोई क्रिएटिविटी, कोई रचनात्मकता नहीं होती। मेरी अपनी तकनीक है, पता नहीं मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इतना भर कर पाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपकी इस पार्टी में गेट क्रैश करना, एक चलती हुई पार्टी में अच्छे कपड़े पहनकर आकर घुस जाना सार्थक हुआ। और नहीं तो कोई बात नहीं, एक और 2-4 मीम और देख लीजिए, मेरी फोटो खींच लीजिए, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिएगा, @masijiv मेरा हैंडल है, टैग कर दीजिएगा। कोई बहुत अच्छा आप में से लाख से ज्यादा वाला सब्सक्राइबर होगा तो मैं कोलैबोरेशन भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। हिंदी साहित्य परिषद का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे 4 बातें कर सकूं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी है। धन्यवाद।